जीरेंड क्या है? जीरेंड नाउन का काम करता है वाक्य में, और नाउन का काम करने के लिए उसको क्या बनना होगा? वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये देखो, ही लाइक्स वॉट, ही लाइक्स वॉट, जब भी वॉट का जवाब मिल रहा है तो नाउन है। तो यहाँ भी ही लाइक्स वॉट का जवाब मिल रहा है, नाउन है। और ये नाउन आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब है ये जीरेंड है। अगर ऐसा रहता है ही लाइक्स म्यूजिक, तो म्यूजिक को मैं जीरेंड नहीं मानती। म्यूजिक असली वाला नाउन है, म्यूजिक में आईएनजी नहीं। और यहाँ स्विमिंग किसका काम कर रहा है? जीरेंड है। जीरेंड का काम क्या होता है? सब्जेक्ट का काम करना या ऑब्जेक्ट का? यहाँ जो जीरेंड है ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ का जीरेंड इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और यहाँ का जीरेंड इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो वाक्य का नाउन है। नाउन, ओके। यस, जीरेंड एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, जीरेंड एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। और ये देखो, और ये याद रखना है कि जीरेंड हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, जीरेंड और इन्फिनेटिव, ये चीज एकदम याद रखना है। जीरेंड और इन्फिनेटिव, इससे सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर। मैंने लिखा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अच्छा, अगर मैं ऐसा करती टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, इससे रिलेटेड भी आपका एरर आता है। इज और आर डिफिकल्ट टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है? टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस इज और आर डिफिकल्ट। इज होगा या आर होगा? इज होगा या आर होगा? हाँ, जीरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा सिंगुलर होता है। इज होगा, ये इज होगा। क्यों इतने सारे? आप बोलोगे मैम इतने सारे लैंग्वेजेस है, न्यू लैंग्वेजेस, तो आपको आर लगाना चाहिए था ना, आपने इज क्यों लगाया? क्योंकि डिफिकल्ट क्या है? लैंग्वेजेस डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेजेस को सीखना डिफिकल्ट है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट टू लर्न है, और टू लर्न इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप मुझे बोलोगे ये न्यू लैंग्वेजेस क्या है? टू लर्न व्हाट, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्वालिफायर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्वालिफायर भी बोलते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कभी कभी स्टूडेंट्स ना हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मेन सब्जेक्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। टू लर्न व्हाट, न्यू लैंग्वेजेस, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, तो हमें वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना, हमें मेन सब्जेक्ट देखना, मेन सब्जेक्ट। ओके, अब देखो, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन द मेट्रो ट्रेन। अब बताओ कि इज होगा या आर होगा? और जरूरी नहीं है ना कि हमारे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो, इस वाक्य में ईटिंग एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, और ये किस फॉर्म में है? ये जेरेंड फॉर्म में, जेरेंड है, जेरेंड फॉर्म में। खाना पीना अलाउड नहीं है, खाना पीना को एक सिंगल यूनिट माना, इसलिए इज हो। तो जब भी जेरेंड्स इन्फिनेटिव्स आ गया, वहां वो हमेशा सिंगुलर ले, सिंगुलर होगा, सिंगुलर। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब जेरेंड से, अब मुझे बताओ, ये भी क्वेश्चन इस बार के ही किसी एग्जाम का है। प्रसाद ने याद किया that meeting people have always been a part of his life as a student activist। जब वो स्टूडेंट के मतलब अपने स्टूडेंट वाले दिन में जब वो बहुत एक्टिव रहता था, तो उसको लोगों से मिलना अच्छा लगता था। अब आंसर बताओ, बताओ कहाँ पे है? अच्छा, ये देखो, ये हमारा प्रसाद क्या है? ये हमारे प्रसाद किसी व्यक्ति का नाम है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, अब ये क्या है? दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम क्या होता है? क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना। ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज, और कंजंक्शन है। अब ये आ गया। हाँ, अब मुझे बताओ कि ये हैव किसके लिए लगा? हैव किसके लिए लगा? आप क्या सोचोगे ना कि मैम ये हैव तो पीपल के लिए लगा है, और पीपल का मतलब है लोग, और पीपल तो प्लूरल होता है, तो आप यहाँ सही है, बट हैज होगा। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पीपल नहीं है, लोग उसके लाइफ का हिस्सा नहीं थे। लोगों से मिलना, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे मीटिंग है, मीटिंग, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मीटिंग है। मीटिंग किसको? मीटिंग पीपल, तो यहाँ पे ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर किसको बोलते हैं? जो क्वालिफायर कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता, जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो यहाँ पे मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना उसके लाइफ का हिस्सा है। अब आप बोलोगे मैम आपने मीटिंग को मेन सब्जेक्ट कैसे मान लिया? क्योंकि ये जीरेंड है,
और जीरेंड भी तो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, एज, हैज मीटिंग को माना है। लोग उसके लाइफ का हिस्सा थोड़ी थे स्टूडेंट के दिनों, स्टूडेंट डेज में, लोगों से मिलना। नेक्स्ट, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। चलो बताओ, बिफोर टेक दिस मेडिसिन, मुझे बताना कि ये बिफोर क्या है। व्हाट इज बिफोर ओवर हियर? पहले तो मुझे बता दो कि ये बिफोर क्या है। बिफोर क्या है? बिफोर टू टेक टू टेक दिस मेडिसिन, ना बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ना क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और दो ही चीज नाउन का काम कर रहा है, एक इन्फिनेटिव और एक जीरेंड। बट टेक ना तो इन्फिनेटिव है ना जीरेंड है, और आपने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड आता। बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को लेने के पहले यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और ये चीज ध्यान रखना है कि हर बार आपका वाक्य सब्जेक्ट से ही शुरू थोड़ी होता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू सब्जेक्ट है, और शुड कंसल्ट ये वर्ब है, ठीक है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, और ये डॉक्टर ये ऑब्जेक्ट। और आप बोलोगे कि मैम तब ये बिफोर के बाद ये जो नाउन आया है ये क्या है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये जीरेंड भी ऑब्जेक्ट ही है। प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन आ रहा है, प्रेपोजिशन का कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जीरेंड ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज मत होना। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखती ना तब आपका कंफ्यूजन नहीं होता। यू शुड, आपने अपने दिमाग में बैठाया ना कि पहले ही हमेशा सब्जेक्ट आएगा। कभी कभी हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन। हाँ, तो ये देखो, ये बिफोर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिफोर का टेकिंग मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब आप बोलोगे कि मैम ये डॉक्टर भी तो ऑब्जेक्ट है। ये जो डॉक्टर ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कि दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, याद रखना है कि जब भी वाक्य में प्रेपोजिशन आ गया है, चाहे एक्शन कंप्लीट का सेंस आए या इनकम्प्लीट का, वहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि मैम यहाँ तो एक्शन, आज कुछ नेट का इशू वगैरह है। ओके, हाँ, इस मेडिसिन को लेने से पहले बिफोर टू टेक थोड़ी हो। नेक्स्ट आ जाओ। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। ये सब इसी बार के एग्जाम के आए हुए सेंटेंसेस। पार्टिसिपेट, हाँ, यहाँ पे ये जो, अब मुझे बताओ, आपने जो आर लगाया है, इसके इज लगाया है, ये किसके लिए लगाया है? किसके लिए? कंसिडर के साथ एज नहीं लगता है। एज कहाँ लगा है? बताओ किसके लिए लगाया है? रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए गर्व की बात, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए गर्व की बात होती है। तो रिपब्लिक डे लोगों के लिए गर्व की बात नहीं है। रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेटिंग, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग है। किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो? रिपब्लिक डे परेड में। और ये इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो रिपब्लिक डे परेड है ना, आई एम सॉरी, आज कुछ इश्यूज है, पता नहीं क्या है। उफ, स्टूडेंट्स आर गेटिंग इरिटेटेड। अरे सब है, जियो 5G लगवा लो सब। स्टूडेंट्स आर गेटिंग इरिटेटेड, पता नहीं आज कुछ इशू लग रहा है मुझे। यहाँ पार्टिसिपेटिंग सही लगा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी तो उनके लिए गर्व की बात है ना। रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना एक बहुत गर्व की बात है। ऐसा थोड़ी है कि लोग पार्टिसिपेट, रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना लोगों के लिए गर्व की बात है। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये तो हमारे एग्जाम का। पहले मुझे बताओ, ये ध्यान रखना है। ओके, एक ऐसा सेंटेंस मैंने देखा था, ऐसा सेंटेंस भी देखा है, जैसे ऐसा एक बैंकिंग का कोई सेट में देखा था, ईटिंग हाई वैरायटीज, ऐसा कुछ सेंटेंस। ईटिंग हाई वैरायटीज ऑफ मशरूम, ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस था। कॉज या कॉजेज कैंसर, ऐसा कुछ सेंटेंस मैंने देखा था। और एक सेंटेंस था मेकिंग, ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में करवाया था। मेकिंग पाइज एंड केक्स इज और आर हिज हॉबी। चलो बताओ, अब बताओ
ईटिंग हाई वेराइटीज ऑफ मशरूम कॉज या कॉजेज कैंसर। ऐसा वाला क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। कॉज वर्ब है, वर्ब में एस लग गया है मतलब सिंगुलर, वर्ब में एस नहीं है मतलब प्लूरल। अब बताओ कि आपने सब्जेक्ट किसको माना, किसको माना, किसको माना आपने? हाई वेराइटी, इतने सारे हाई वेराइटीज ऑफ मशरूम्स है ना, मशरूम्स है, हाई वेराइटी ऑफ मशरूम्स है। मशरूम के बहुत सारे वेराइटीज खाओगे तो कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। वहाँ मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लूरल लगा रहे हैं। देखो, हाई वेराइटीज ऑफ मशरूम कैंसर नहीं कॉज करता है। हाई वेराइटीज ऑफ मशरूम को खाओगे तब कैंसर होगा, उनके खाने से कैंसर है। ऐसा नहीं है कि खेत में मशरूम है तो आपको कैंसर आके कॉज करेगा। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? मशरूम खाने से कैंसर होता है। सिर्फ मशरूम कहीं पे पड़ा हुआ है वैसे वो थोड़ी आके आपके ऊपर कैंसर कर देगा, खाओगे तब तो होगा। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट इज ईटिंग। ईटिंग व्हाट? ईटिंग हाई वेराइटीज ऑफ मशरूम। ये मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब लगाते समय हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, जीरेंड फॉर्म में है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर। ओके। दूसरा, मेकिंग पाइज एंड केक्स इज और आर हिज हॉबी। पाई और केक बनाना उसकी हॉबी है। तो आप बोलोगे मैम इतने सारे पाइज भी एक स्वीट डिश होता है, पाइज और केक्स, इतने सारे पाइज एंड केक्स है तो आर लगना चाहिए था ना, बट इज होगा, इज, क्योंकि पाइज और केक्स उसकी हॉबी नहीं है। बनाना, केक बनाना उसकी हॉबी है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट एज ए जीरेंड। ओके, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्लियर हुआ कि जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है और जीरेंड के बाद जो भी प्लूरल वगैरह कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसको मत देखना। सब वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं देखते, हम मेन सब्जेक्ट देखते हैं। मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर। एक बार मुझे बता दो, इज इट क्लियर? तो हम जीरेंड से कैसे कैसे एरर्स आते हैं वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आज का क्लास कैसे शुरू किया कि कहाँ पे जीरेंड लगता है, कहाँ पे इन्फिनिटिव लगता है। फिर मैंने आपको बताया जीरेंड हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, इन्फिनिटिव भी सिंगुलर होता है, जो मैं इन्फिनिटिव में आपको पढ़ाऊंगी। अब आपका तीसरा, हाँ ये तो बहुत इसके साथ ना स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम का फेवरेट, क्योंकि ये जो बैच आपको मिल रहा है ना, दिस इज हाईली एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब ये सब रूल्स आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में, उसी अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स बनते जा रहा है। आपने देखा होगा मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ाया है, लेकिन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इज अ वेरी क्रिस्प बैच। ओके, ये उन बच्चों के लिए है ना जिसके पास टाइम नहीं है, जल्दी से पढ़ना है। और वहां पे मतलब 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में ना मैंने वो सब नहीं पढ़ाया था कि सिंपली मैंने जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पढ़ा दिया था। इसमें मैंने बहुत सारा चीज ऐड किया है कि कहाँ इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ जीरेंड लगेगा, वहां पे मैंने नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पे उस पैटर्न में क्वेश्चंस 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को बने हुए 1-1.5 साल हो गया है। उसके बाद नए पैटर्न में जो क्वेश्चंस आ रहा है उस अकॉर्डिंग नोट्स बना। ठीक है, नेक्स्ट वाला, हाँ, जीरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया वो पोजेसिव केस होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम व्हाट इज दिस पोजेसिव केस? पोजेसिव कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन बताना मतलब मालिकाना अधिकार बताना। थोड़ा सा केस बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये लिख दिया कि जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आए ना वो पोजेसिव केस होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बैठेगा कि व्हाट एग्जैक्टली ये पोजेसिव केस होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, किसी भी प्रोनाउन और नाउन का एक सब्जेक्टिव केस होता है। थोड़ा सा बता दे रही हूँ, इसको हम लोग प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही दूसरे नाम से जानते हैं नॉमिनेटिव केस। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो भी नाउन प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे ऑब्जेक्टिव केस है। जो भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट का काम करे सब्जेक्टिव है। अब ये बच्चों को थोड़ा सा पोजेसिव में दिक्कत होती है। जिस नाउन प्रोनाउन से पोजेशन का पता चले उसको हम पोजेसिव केस बोलते हैं। लेकिन इस पोजेशन में ना 2 चीज आता है, क्योंकि पोजेसिव केस एडजेक्टिव का भी होता है और पोजेसिव केस प्रोनाउन का भी होता है। एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत है, ये तो चलो कोई दिक्कत की बात है। यहाँ पे देखना, ये जैसे मैंने आई लिख दिया, आई सब्जेक्टिव केस है, आई का मी बन गया, वी का
क्या बन गया, अस बन गया, दे का देम बन गया, और यू का तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही होता है। थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही होता है। जैसे ही का क्या बन गया, ही का हिम बन गया, शी का हर बन गया, हर बन गया। तो ये सारा, ये इस साइड वाला सब्जेक्टिव केस है, इस साइड वाला ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब आ जाओ पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि कई बार ना वो पोजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन समझ लेते हैं और प्रोनाउन को एडजेक्टिव समझ लेते हैं। देखो पोजेसिव एक होता है आपका, ये याद रखना, एक होता है माई। माई से भी आप पोजेशन बताते हो, माइन से भी बताते हो, आवर से भी बताते हो, आवर से भी बताते हो, ठीक है। योर से भी बताते हो, पोजेशन योर से भी बताते हो, ठीक है। हर से भी बताते हो और हर से भी बताते हो। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों से तो पोजेशन बताया जा रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैंने लिख दिया दिस इज आवर या दिस इज माई लगा के छोड़ दिया, तो आपको लगेगा ना कुछ अधूरा है। मैम बाद में कुछ बोलिए, दिस इज माई बुक, दिस इज आवर क्लास, दिस इज योर पेन। तो ये सब के बाद क्या की जरूरत पड़ रही है? ये सब के बाद एक नाउन, यहाँ पे उल्टा कर दिया, रुक जा थोड़ा सा इसको, यहाँ पे ना मैंने पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया है, यहाँ पे लिखो पोजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पे लिखो पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इन सब के बाद एक नाउन की जरूरत पड़ रही है। अगर मैंने दिस इज हर लगा के छोड़ दिया, दिस इज हर, तो आपको लगेगा मैम ये सेंटेंस अधूरा है, दिस इज माई अधूरा लग रहा है, कुछ बाद में नाउन चाहिए ना। तो ये सारे वर्ड्स को एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, और जिसको नाउन की जरूरत पड़ रही है वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आ ही नहीं सकता। नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। इसका मतलब है इस सबको नाउन की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो माई, योर, हर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ओके ओके। और एक है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन है। पहले इसको लिख लीजिए, ओके, पहले इसको लिख लीजिए। तो पोजेसिव क्लियर हो गया कि नाउन जीरेंड के पहले कोई भी, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट है, ठीक है, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट एरर है कि जीरेंड के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया ना, हमेशा पोजेसिव केस रहेगा, ठीक है, पोजेसिव। चलो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर, ये रीसेंट क्वेश्चन नहीं है, ये 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाए। इसका आंसर बताओ, चलो बताओ मुझे आंसर जल्दी से बताओ। अप्रूव्ड ऑफ शी टू मैरी। सबसे पहले देखो दिमाग क्या लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। और अभी हमने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इंफिनिटिव नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा जीरेंड आता है, जीरेंड आता है। तो मैरिंग वर्ड तो हो गई, प्रेपोजिशन के बाद इंफिनिटिव आ ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे इंफिनिटिव लगा दिया, गलत है। यहाँ पे इंफिनिटिव लगा दिया, गलत। और मैरिंग होगा। और ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद मैं जो आईएनजी लगा रही हूँ ना, वो जीरेंड है। और जीरेंड के पहले हमेशा पोजेसिव केस आएगा। बट शी तो सब्जेक्टिव केस है, बट हमें तो पोजेसिव केस चाहिए। हर। अरे दीपक, हर टू मैरी नहीं होगा, अप्रूव्ड ऑफ हर टू मैरी नहीं होगा। ये देखो आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको लग रहा होगा कि मैम पोजेसिव तो यहाँ भी है, पोजेसिव हर भी तो पोजेसिव है, और यहाँ भी तो हर भी तो पोजेसिव है। अब आपको कंफ्यूजन इसी चीज में है ना कि हम जेरेंड लगाएं या जीरेंड लगाएं या इंफिनिटिव लगाएं। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना है ना। यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाए और हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद इंफिनिटिव कभी नहीं होता, जीरेंड होता है। अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट टू मी कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। जल्दी करते हैं। टू माइक, पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉलिंग क्या है, यहाँ पे कॉलिंग क्या है नहीं, मेरे को बताओ कॉलिंग क्या है। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू आता है। आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन, याद रखना है। अगर आपको बोलना है ना मैं आपके डिसीजन का विरोध करता हूं, तो आई ऑब्जेक्ट योर डिसीजन नहीं होगा, आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन। ऑब्जेक्ट के साथ एकदम टू लगना तो जरूरी है, टू। चलो टू आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद ये जीरेंड है, ठीक है, जीरेंड है। और जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, वैसे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तो पोजेसिव केस में होगा। मी तो ऑब्जेक्ट, कौन सा आंसर? टू माई सेल्फ तो नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने माई कॉलिंग लगाया है, यहाँ भी माई कॉलिंग लगाया है।
बट ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू आता है, बगैर टू का होगा नहीं, पहला होगा, पहला पहला पहला। कई बच्चे थर्ड भी दे रहे थे आंसर, सोनू वर्मा थर्ड दे रहे, मी बिल्कुल नहीं। ये वाला एकदम दिमाग में बैठा लो कि नाउन या प्रोनाउन अगर जीरन के पहले आ गया, इट्स ऑलवेज पोजेसिव। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर, वो आश्चर्यचकित था मेरे ऑफर रिफ्यूज करने पे। देखो ही वॉज, अगर सेंटेंस यहां तक रहता ना, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी, तो ये गलत नहीं होता, ये गलत नहीं होता। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी, वो मेरे पे आश्चर्यचकित था, लेकिन वो मेरे पे आश्चर्यचकित नहीं है, मेरे इस ऑफर को रिफ्यूज करने पे वो आश्चर्यचकित है कि कैसे मैंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। यहां तक रहता तो जीरेंड की बात ही नहीं थी, बट यहां तो जीरेंड है, जीरेंड, और जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, पोजेसिव केस, माई माई माई। कोई नो इम्प्रूवमेंट भी दे रहा है नहीं, एरर है। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर एट नाइट, मुझे रोहन के देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं। तो आई डोंट माइंड मतलब एतराज करना। आई डोंट माइंड वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है, और आईएनजी नाउन होगा जीरेंड में, और जीरेंड के पहले तो पोजेसिव केस चाहिए। अभी तक तो मैं प्रोनाउन लगा रही थी, बट अब मैंने नाउन लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मैम नाउन का पोजेसिव कैसे बनाते हैं? नाउन का पोजेसिव बनाते हैं अपोस्ट्रोफी लगा, रोहन्स अपोस्ट्रोफी। हिज फादर अप्रिशिएटेड हिम वर्किंग हार्ड फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता है। देखो हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट को डाउट में ध्यान रखते हुए। बच्चों का कहना होता है मैम समझ ही नहीं आता है, कभी वैसे तो टू के साथ V1 होता है, बट कभी कभी ना हमें टू के साथ ING भी मिल जाता है। ये भी दिमाग में रहता है, कैसे पता चलेगा कि कब टू के साथ V1 लगेगा? टू के साथ अगर V1 लग रहा है तो वो तो इन्फिनिटिव है। अगर टू के साथ ING लग रहा है, ठीक है, टू के साथ ING लग रहा है, या तो वहां का टू के साथ ING लग रहा है मतलब जीरेंड लग रहा है, नाउन लग रहा है, अभी मैं पढ़ाऊंगी, या तो वहां का टू जीरेंड होगा, सॉरी, या तो वहां का टू प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही तो ING लग रहा है, या वो कोई किसी एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही है। ये भी डाउट होता है। यस, माय फादर अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता, अगर ये क्या है, सॉरी, अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता ना, हिज फादर एप्रिशिएटेड हिम, कल मैं इन्फिनिटिव स्टार्ट करूं, हिज फादर एप्रिशिएटेड हिम, तो ये सही होता। फादर क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जीरेंड वगैरह नहीं है, यहाँ उसके फादर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ उसके फादर उसको नहीं कर रहे हैं, उसके कड़ी मेहनत को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जेरेंड, और जेरेंड के पहले हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें तो पोजेसिव लगाना, पोजेसिव एडजेक्टिव है। द टेक्निकलिटी ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ING आ गया, जेरेंड है, और जेरेंड के पहले पोजेसिव केस माई, ओके, माई पोजेसिव एडजेक्टिव, मी नहीं। लाइक कर दिया है ना। क्लोज टेस्ट होगा मंडे से, आपका क्लोज टेस्ट का फुल फ्लेजेड बैच जाएगा। ये तो दशहरा वाला वीक है। ये आपको बता दिया, आफ्टर अ प्रेपोजिशन वी यूज जीरेंड, प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज ये तो अभी हाल फिलहाल का, ये भी हाँ चलो ठीक है, एक मुझे और देखने दो। चलो पहले तो मेरे को ये सेंटेंस बताओ, ये वाला भी हाल फिलहाल का है। अच्छा मैंने देख लिया, बिल्कुल अबू सैयद, मैं आपका वेट करूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भर भर के स्टूडेंट्स आके मुझसे मिले। द पुलिस वॉज अक्यूज टू टैम्पर विद द एविडेंस। टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना सबूतों के साथ। पुलिस पे दोषी ठहराया गया ना कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। चलो आंसर बताना, ए। हाँ, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अक्यूज्ड वर्ड हमेशा, अक्यूज्ड वर्ड जहां भी रहे ना, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है। आप किसी को किसी चीज से अक्यूज कर रहे हो, मतलब उस पर किसी चीज का दोष लगा रहे हो, अक्यूज के साथ गिल्टी है, ऑफ लेता है, ठीक है, ऑफ लेता है। अक्यूज वर्ड ऑफ लेता है, गिल्टी वर्ड ऑफ लेता है, और ऑफ लेता है अगर आप किसी को किसी चीज से दोषी ठहरा रहे हो, ऑफ लग रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। और वो नाउन जीरेंड वाला नाउन भी, और आपने पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी होगा ना जीरेंड ही होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा। और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड वाला नाउन भी हो सकता है, और प्रेपोजिशन के बाद असली वाला नाउन भी हो सकता है।
तो पुलिस को दोषी ठहराया गया। और अक्यूज के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, अक्यूज के साथ जब भी आता है ऑफ आता है, ऑफ। और जब भी ऑफ आना जरूरी है, और जब प्रेपोजिशन आ गया तो जीरेंडी आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं होता है, रुको मुझे टाइम दो, सत्य मुझे टाइम दो ना, मैं कुछ ऐसा करती हूँ ना, देखना होगा कि फिक्स प्रेपोजिशन में क्या करना होगा। भाई हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है उनका, मैम फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं होता। हाँ, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, अगर आप किसी को किसी चीज़ काम करने से रोक रहे हैं, ओके, किसी को किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो स्टॉप्ड के साथ फ्रॉम लगाते हैं, स्टॉप्ड फ्रॉम। किसी को कहीं जाने से रोक रहे हैं तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम, सबके साथ फ्रॉम आता है ना। प्रिवेंट कर रहे हो, किसी को रोकना कुछ काम करने से, बचाव करना, फ्रॉम। डिसवेड, डिसवेड करने का मतलब भी होता है रोकना। परसवेड करना मतलब मना लेना, डिसवेड करना उसको निराश करना, उसको रोकना कोई काम करने से। और ये सारे वर्ड्स याद रखना है कि जो वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, जो वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है वो कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लेगा, वो जीरेंड लेगा। या तो नकली वाला नाउन लेगा जीरेंड फॉर्म में, या तो असली वाला। असली वाला इन्फिनेटिव नहीं लेगा, इन्फिनेटिव नहीं लेगा। ये सेंटेंस मुझे बताओ, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड। फादर ने उसको बाहर जाने से रोका, फादर ने उसको प्रिवेंट किया, उसको प्रिवेंट किया, उसको रोका, किसी काम को करने से रोका। हाँ तो बताओ, प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ ना, आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोक रहे हो ना तो फ्रॉम लगाते हो, फ्रॉम। और फ्रॉम आ गया, प्रेपोजिशन आ गया तो उसके बाद तो इन्फिनेटिव आएगा ही नहीं, जीरेंड आएगा, जीरेंड, जीरेंड। माई फादर डिसवेडेड मी, मेरे फादर ने मुझको जॉब करने से रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हायर स्टडीज करूं, हायर स्टडीज। मेरे फादर ने मेरे को किसी काम से रोका, डिसवेड किया मेरे को किसी काम से, तो फ्रॉम लगेगा। और जहां भी फ्रॉम आ गया, ये इसी साल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो टाइप करके देख सकते हो और मुझे बताना कौन से पेपर में आया है, मेंस है या प्री है। ये हो गया। नेक्स्ट वाला ये भी करवा दिया। हाँ, अब मुझे आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी लिखा था ही वॉज, यही चीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द ऑर्नामेंट्स, उसको गहने चुराने के इल्जाम में। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और आपने बोला है प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, आईएनजी आता है जीरेंड के फॉर्म में, बट यहाँ तो आपने आईएनजी नहीं लगाया। थेफ्ट का मतलब है चोरी, रॉबरी, यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया आईएनजी? ये तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, बट आईएनजी क्यों नहीं लगाया? 1 बजे की क्लास फ्री है जिसमें मैं मॉक्स करवाने वाली हूँ कल से, जल्दी से बताओ। हाँ, ये तो असली वाला नाउन है। हाँ, थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब है चोरी, ये असली वाला नाउन है। असली वाले नाउन में आईएनजी क्यों करोगे? वर्ब में ना आईएनजी लगा के नाउन बनाते हो, ठीक है। आई वॉज बिजी इन, यहीं पे लिख देती हूँ, आई वॉज पीछे स्लाइड में वही है, प्रैक्टिस बैचेस में ना ज्वाइन कर लीजिए। आई वॉज बिजी, अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स आपको बता देंगे। ही वॉज बिजी इन द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर्स। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट? प्रैक्टिस बैचेस अभी अनअकैडमी पे चल रहे हैं। एक तो सैटरडे से शुरू हो गया है, जहां मैंने बस एक ही क्लास लिया था, फिर मैं छुट्टी पे चली गई थी, और 20 तारीख से प्रैक्टिस बैच आ रहा है। चलिए आंसर बताइए। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ही वॉज बिजी, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे नकली वाला नाउन है जीरेंड फॉर्म में, और यहाँ पे असली वाला है इन द इवैल्यूएशन। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, नाउन आता है, नाउन 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 आता है। हाँ एक में असली वाला है, और दोनों में आपने देखा जब हमने जीरेंड लगाया तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया। ओके, जब भी हम जीरेंड वगैरह लगाएंगे ना तो उसके साथ हम ऑफ नहीं लगाएंगे, बट जब असली वाला नाउन आया तो लगा, इन द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर्स, ऑफ द पेपर्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप, हाँ इंसिस्ट, ये तो एकदम रट डालो। इंसिस्ट वर्ड, इंसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेता है, ठीक है। इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, और परसिस्ट, परसिस्ट करना मतलब किसी चीज में लगे रहना, कंटिन्यू करना। परसिस्ट के साथ इन होता है और इंसिस्ट के साथ ऑन होता है, और जब ऑन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, तो जीरेंड या असली नाउन कोई आएगा। उसी तरह इंसिस्ट के साथ अगर इन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन वगैरह आएगा। ही इंसिस्टेड टू गो देयर,
ये देखो उसने क्या चीज के लिए इंसिस्ट किया कि मैं वहां जाऊंगा। और आपको पता है कि इंसिस्ट वर्ड अपने साथ ये रट लेना ना कि मैम इंसिस्ट वर्ड हमेशा जीरेंड लेता है, तो ये भी तो देखना है कि जीरेंड क्यों लेता है, क्योंकि इंसिस्ट के बाद हमेशा किसी चीज पे जोर डाल रहे हो, ऑन लगता है, और प्रेपोजिशन आ गया तो इन्फिनेटिव नहीं होगा, जीरेंड होगा। और फिर आप बोलोगे, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, फिर आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि इंसिस्ट के साथ जीरेंड आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आ गया तो जीरेंड का आना जरूरी है, बट यहाँ आपने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस ऐसा बना है ना कि इंसिस्ट के बाद एक कंजंक्शन आ गया, इंसिस्ट के बाद एक कंजंक्शन आ गया। हम इंसिस्ट के साथ ऑन तभी लगाएंगे ना जब बाद में कोई नाउन आए, क्योंकि इंसिस्ट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ नाउन आता है। बट ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि यहाँ इंसिस्ट के साथ कोई नाउन है ही नहीं, और जब नाउन नहीं है तो हम प्रेपोजिशन भी नहीं डालेंगे, कंजंक्शन है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, हाँ, तो ऐसा कोई रटा रूल्स नहीं है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगेगा ही। ऑन तब लगेगा जब उसके बाद कोई नाउन हो। बट ठीक है, यहाँ इंसिस्ट के साथ इन्फिनेटिव था, नाउन था, बट यहाँ ऑन लगेगा और ऑन के बाद जीरेंड आएगा। नेक्स्ट, शी परसिस्टेड क्या, व्हाट, क्या चीज के लिए उसने बोला कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूंगी, क्या चीज पे परसिस्ट किया, काम को कंटिन्यू करने। तो यहाँ परसिस्ट वर्ड एक नाउन ले रहा है, और जब परसिस्ट वर्ड नाउन लेता है ना तो उसके साथ इन आएगा, और जहां भी इन आ गया तो वहां तो इन्फिनेटिव नहीं होगा, जीरेंड होगा। फिर यहाँ भी तो कंजंक्शन आ गया, जब कंजंक्शन आ गया तो ना तो इन होगा ना जीरेंड होगा, ना इन होगा ना जीरेंड होगा। बस अब खत्म करती हूँ इसको, बस थोड़ा सा बचा होगा। हाँ, अब ये रट लो, ये तो एग्जाम का फेवरेट है, ये मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी बताया है। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं। और लुकिंग फॉरवर्ड टू भी एक फ्रेज है, ठीक है, ये पूरा है, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। लुकिंग फॉरवर्ड, ये अपने साथ जीरेंड क्यों लेता है बताओ? विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब हो आशा करना, होप करना, किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना। और विद अ व्यू टू का मतलब होता है के नजरिए से, के पर्पस से। अब बताओ कि ये जीरेंड क्यों लेता है? ये कौन सा फ्रेज है? ये जो विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू ना, ये कैसा फ्रेज है? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको सिंपली प्रेपोजिशन क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि अकेला टू होता तो वो प्रेपोजिशन होता। 1 2 3 4 वर्ड से बना है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बना है, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, वो फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है ना, और वही नाउन तो जीरेंड है। उसी तरह जब मैंने आपको यूज टू पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि यूज टू मॉडल वर्ब का भी काम करता है, यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये सब जो टू है ना, अब आप बोलोगे कि मैम इस टू के साथ V1 क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो टू है ये अलग से नहीं है, ये यूज टू, एडिक्टेड टू का ही हिस्सा है। हैबिचुएटेड टू, किसी चीज का आदी होना, प्रोन टू, और ये सब क्या है? ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है, ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव भी किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, और जीरेंड भी तो नाउन है। तो कोई आपसे पूछे कि विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जीरेंड आता है, क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और जीरेंड भी नाउन होता है। और ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव भी तो नाउन की विशेषता बताता है, और जीरेंड भी नाउन है। तो यहाँ हम लोग ये टू के साथ, आप अभी आप बोल रहे थे ना कि मैम टू के साथ तो V1 आना चाहिए, बट यहाँ पे आपने जीरेंड लगा दिया, बिकॉज ये टू अलग से नहीं है, सारा एडजेक्टिव्स है, और एडजेक्टिव्स के साथ ING लगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूँ, तो आपको लगेगा अरे टू के साथ तो V1 आना चाहिए, लेकिन गलत है। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक पूरा फ्रेज है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, होप करना, और ये कैसा फ्रेज है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो हियरिंग भी तो नाउन ही है ना, जीरेंड फॉर्म में। ओके, हाँ। और आप बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है हियरिंग वर्ड नहीं होता है, आई एम हियरिंग म्यूजिक। तो यहाँ हियरिंग क्या है? ये गलत है। यहाँ हियरिंग मेन वर्ब है। लिसन का लिसनिंग बनता है, बट हियर का हियरिंग नहीं बनता। हियरिंग एज अ मेन वर्ब गलत है, बट यहाँ का हियरिंग तो जीरेंड है, मेन वर्ब नहीं है, एज अ जीरेंड तो हो सकता। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, हाँ। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद नाउन चाहिए,
जीरेंड फॉर्म में। बट यहाँ आपने क्यों नहीं आईएनजी लगाया? क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये असली वाला नाउन है, इसको आईएनजी करने की जरूरत नहीं है, इसको आईएनजी करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ओरिजिनल नाउन है, वहां मत आईएनजी गुडिंग रिजल्टिंग कर देना। आई प्लीडेड विथ हिम विद अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम ऑफ माई, मैंने उससे मिन्नत की। ओके अगर आप किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो ना, विथ लगाना। आई प्लीडेड विथ हिम विथ अ व्यू टू। अब देखो विथ अ व्यू टू, आपको लगेगा अरे विथ अ व्यू टू, टू लगा है, टू के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, ये लगा दो। बट ये विथ अ व्यू टू एक पूरा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा। बहुत ज्यादा आज पढ़ा दिया है, असली वाला नाउन। ही इज हैबिचुएटेड टू, बहुत ज्यादा हो गया आज, लेकिन आज मेरे को इसको खत्म करना था। चलो इसी बात पे सेशन को लाइक कर देना। टीचर के एफर्ट्स को नहीं देखते हो, जो टीचर आपको दिल से पढ़ा रहे हैं एफर्ट्स को नहीं देखेंगे। ही इज हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, जीरेंड हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हार्ड वर्क असली वाला नाउन है, ठीक है। ही इज हैबिचुएटेड टू वर्किंग, ये अलग है। हार्ड वर्क का मतलब है वो मेहनत का हैबिचुएटेड। अब ना आप कुछ कुछ करोगे, ही इज हैबिचुएटेड टू हार्डिंग वर्क या वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड अलग था और हार्ड वर्क असली वाला नाउन है। हार्ड वर्क का मतलब है मेहनत, ये भाववाचक संज्ञा है, असली नाउन है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। नो एरर, कई बार बताया। अब लास्ट है, ही इज एडिक्टेड टू, वो जुए का आदी है। एडिक्टेड टू किसी चीज का आदी होना, एडजेक्टिव फ्रेज है आईएनजी। ओके।